हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। बच्चों, अगर तुम क्लास 10th में हो और 2025-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हो, तो तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र। तुम्हारे एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन देखने मिलेगा, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो तुम्हें टोटल 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न। इसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है बच्चों, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, बी पे दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम्हें पूछा गया है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है अभिक्रिया करने के लिए। तो कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए पे दिया हुआ है प्राकृतिक गैस का जलना, बी पे दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन, सी पे दिया हुआ है लोहे पर जंग लगना, डी पे दिया है शोषण। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया बच्चों, पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? ऑप्शन ए एमाइलेज, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सन, डी लाइपेज। तो पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? पेप्सिन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, पेप्सिन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे तुम्हें पूछा गया बच्चों, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधे में कहाँ होता है? कहाँ होता है? ऑप्शन ए पे दिया हुआ है जड़ में, बी तना में, सी पत्तियां में, डी फूल में। तो प्रकाश संश्लेषण पौधे में कहाँ होती है? पत्तियां में होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें पूछा गया है बच्चों, जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह मुड़ती है, किस तरफ मुड़ती है? ऑप्शन ए अभिलंब की ओर, बी अभिलंब से दूर, सी अभिलंब के साथ, डी वह मुड़ती नहीं है। तो तुम्हें पता होनी चाहिए बच्चों, अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वो हमेशा अभिलंब से दूर मुड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है अभिलंब से दूर। तो अभिलंब से दूर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे तुम्हें पूछा गया है, उत्तल लेंस की फोकल दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है और उसकी शक्ति क्या है? तो तुम्हें फोकल दूरी दिया हुआ है और उत्तल लेंस का तुम्हें पता है, उत्तल लेंस का फोकल दूरी हमेशा नेगेटिव में होती है, यानी कि -20 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो इसका फोकल दूरी को तुम्हें क्या करना है? मीटर में बदलना है। तो इसको मीटर में बदलोगे तो -20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो बटे 100 से भाग देना होगा। तो 100 से भाग दोगे तो एक जीरो कटेगा, तो यहाँ से तुम्हारा मान कितना आएगा? 0.2, यानी कि -0.2 मीटर। अब शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है? 1/f। अब यहाँ पे कुछ नहीं, f का मान रख देना है। तो p बराबर 1/0.2, यहाँ यानी कि -0.2। तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 लगेगा, तो 10/- फिर 2/10। यहाँ से तुम्हारा p का मान निकल के आएगा कितना? -5 डायप्टर। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें पूछा गया बच्चों, एक उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 के बराबर होती है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 7 से कम, बी पे दिया हुआ है 7 के बराबर। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 7 के बराबर। अब आते हैं बच्चों
क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है, यानी कि एक स्ट्रोंग स्ट्रोंग एसिड है, कौन सा? ऑप्शन ए पे दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, बी पे दिया हुआ है साइट्रिक अम्ल, सी पे दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी पे दिया हुआ है कार्बोनिक अम्ल। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे तुम्हें पूछा गया है, मानव नेत्र का कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को की मात्रा को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए पे दिया हुआ कॉर्निया, बी पे आइरिस, सी पे लेंस, डी पे रेटिना। तो अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से ठीक किया जा सकता है? तो किस प्रकार की लेंस से ठीक किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष यानी कि जो सामने की वस्तुएं तो अच्छे से देख पाता है, पर दूर की वस्तुओं को वो अच्छे से देख नहीं पाता है। उसके लिए हम लोग कौन सी लेंस का उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हम लोग इस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसको हम लोग कौन सी लेंस कहते हैं? इसको हम लोग कौन सी लेंस कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, यहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, एक मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए सेरेब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेंडुला, डी हाइपोथैलेमस। तो कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेरिबेलम, जो कि जिम्मेदार होता है मुद्रा और संतुलन नियंत्रित करने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, दो तांत्रिका कोशिकाओं के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जो कि दिया हुआ है सीनेप, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है एक्सॉन, सी पे दिया हुआ है डेंड्राइट, डी पे दिया हुआ है प्रतिवर्ती चाप। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिनेप्स कहते हैं उसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑप्शन सी पे दिया हुआ है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे तुम्हें पूछा गया है, विभवांतर भी, धारा आई और प्रतिरोध आर के बीच क्या संबंध है? तुम्हें पता है भी बराबर क्या होता है? भी बराबर भी बराबर होता है आई आर। तो यहाँ पे कौन सा संबंध दिया हुआ है? ऑप्शन ए पे दिया हुआ है भी बराबर आई बटे आर, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है आई बराबर भी बटे आर। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसको तुम बदल सकते हो। यहाँ पे तुम आर को लेफ्ट साइड लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आई बराबर क्या होगा? आई बराबर होगा भी बटे आर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे तुम्हें पूछा गया बच्चों, विभवांतर को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को हम लोग नापने के लिए क्या उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर उपयोग करते हैं। तो वोल्ट मीटर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है अमीटर, बी पे दिया हुआ है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जिसमें तुम्हें प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो यहाँ पे तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है? समझाइए। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए हम लोग एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। हम भोजन का सेवन करते हैं
तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि हम भोजन सेवन करते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊर्जा मुक्त होती है, या जिससे कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर के विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। तो इस तरह से तुम्हें लिखना है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों माना जाता है, इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम्हें पूछा गया है, अपवर्तन के नियम को परिभाषित कीजिए। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है तुम्हारा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग करने वाले सतहों पर अभिलंब, यह एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये रहा तुम्हारा एक, मान के चलो एक माध्यम हुआ, ये रहा कोई आपतन किरण, और इसके बाद ये होता है तुम्हारा क्या, इसको अच्छा से बना देते हैं, ये रहता है तुम्हारा कोई माध्यम हुआ और इसके सीधा एक अभिलंब होता है, और ये मान के चलो एक आपतित किरण हुआ, और ये हुआ क्या, परावर्तित किरण। तो यहाँ पे देख सकते हो तीनों एक ही प्लेन पर है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों के बीच अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित है। एक ही तल पे स्थित है, इसका मतलब है कि यह एक ही प्लेन पर स्थित है। तो यह है तुम्हारा पहला नियम। अब दूसरा नियम है तुम्हारा, वो है तुम्हारा, यहाँ पे देख सकते हो, प्रकाश के किसी दिए गए रंग और माध्यमों के दिए गए युग्म के लिए आपतन कोण की जा, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है तुम्हारा परावर्तन कोण की जा, यानी कि साइन आई बराबर होगा तुम्हारा कितना, साइन आर के बराबर। इसे हम लोग स्नेल्स का नियम कहते हैं, और इसे हम लोग, इसी चीज को हम लोग स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पे पूछा गया है, पोषण के दो विभिन्न तरीकों के नाम बताइए, यानी कि पोषण करने के दो तरीकों का नाम बताना है तुम्हें, फिर प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए और एक एक उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट लिखोगे इसका, पोषण के दो मुख्य तरीके। पहला पॉइंट है तो पोषण, यानी कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण जैसे कि हरे पेड़ पौधे, ये सब खुद का वजन खुद ही बनाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। सेकंड है तुम्हारा पर पोषण। पर पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन के लिए सीधे और प्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, यानी कि सीधी बात करें तो ये खुद से भोजन नहीं बनाते हैं, जैसे कि हम लोग खुद भोजन नहीं बनाते हैं। फिर जानवर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। जो खुद से भोजन नहीं बना सकते हैं, दूसरे का बनाया हुआ भोजन को सेवन करते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को पर पोषण कहते हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, बेकिंग सोडा और धोने के सोडा का एक एक उपयोग लिखिए। तो इसका उपयोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला है तुम्हारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसका उपयोग आमतौर पर बेकिंग उद्योगों में बेकिंग पाउडर के एक घटक के रूप में किया जाता है, और यह एंटी एसिड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ तुम्हारा बेकिंग सोडा का उपयोग। सेकंड पॉइंट है तुम्हारा धोने का सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में भी होता है, और इसका प्रयोग हम लोग घरों में सफाई एजेंट के रूप में भी किया जाता है। तो ये हुआ तुम्हारा धोने का सोडा का उपयोग, और ये हुआ तुम्हारा बेकिंग सोडा का उपयोग। तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ।